हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक चले हैं और शॉर्ट राइड पे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि वो राइड भी एक शॉर्ट थी, उतनी किलोमीटर की लगभग ये राइड है, 80 किलोमीटर की। तो ये आप सामने देख रहे हो बोर्ड, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ तो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, रेगिस्तानी पहाड़, टीले। और मेरी दाईं तरफ रोड जाती है गंगानगर को, और सामने जा रही है अनूपगढ़, विजयनगर, जैसर वगैरह। तो मैं इस तरफ को आज निकला हूँ, संडे है। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो अभी फुटबॉल राइड पे निकलते हैं। तो जब भी मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ बात आप लोगों से हो जाती है, थोड़ा मन प्रसन्न हो जाता है छोटी राइड करने से भी। लॉन्ग राइड ना सही अभी। तो आज मैं जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने के लिए, जो कि अनूपगढ़ में रहते हैं। जन चेतना उनका यूट्यूब चैनल है, मलकीत सिंह जी चहल। तो मेरे पास एक बार आए थे यहाँ आगे राइड पे जाते हुए। तो आज मेरा मन किया कि चलते हैं, आज एक राइड भाई तक लगाते हैं और बातचीत होगी, और उनके अनुभव भी कुछ सुनेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। और मेन बात है कि उन्होंने ऑल इंडिया राइड की हुई है, तो उनसे कुछ अपनी नेक्स्ट राइड के लिए एक्सपीरियंस जान लेंगे। और अपनी आगे जो ऑल इंडिया राइड होने वाली है तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे, कच्ची पक्की सी रूपरेखा। क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी। तो कम से कम 3-4 महीने की वो राइड रहेगी, और उस राइड के लिए पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। तो देखना ये होगा कि पूरे एरिए में मौसम अलग अलग है, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो किस मौसम में कब निकला जाए ताकि सारा ऑल इंडिया पूरा कवर हो जाए, और बहुत ज़्यादा ऐसी जहाँ की बहुत बर्फ़ पड़ रही हो और हम वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ बाइक भी ना चला पाएँ और एरिया देख भी ना पाएँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा चूज किया जाएगा मंथ शुरुआत का, और उस एरिए से शुरुआत की जाएगी जिस एरिए को मौसम उस वक्त का सूटेबल हो। और दूसरी जगह जब हम पहुँचे महीने 2 महीने में, तो वहाँ भी मौसम लगभग सूटेबल हो। हालांकि राइडर को मौसम विपरीत परिस्थितियों में ही चलना होता है, बरसात में, आंधी में, तूफान में, ठंड में, गर्मी में। तो सारी व्यवस्थाओं के लिए बहुत कुछ उससे पहले तैयारी करनी अति आवश्यक है। रूट चार्ट बनाना, फिर क्या कुछ लेके जाएं कम से कम सामान में राइड हो पाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। अब 2 सीजन के कपड़े एक साथ उठा के चलना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खास तौर पर जो विंटर के पहनने के वस्त्र हैं वो ज़्यादा होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, तो वो लगभग एक बैग पूरा घेर लेते हैं। तो इस केवल कपड़े ही नहीं होते, तो अपना जो अब की बार कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं कुछ खर्चा बचाने का, तो उसके लिए टेंट वेंट की सब जो सुविधा होगी वो भी अपने पास रहेगी। खाने पीने का बर्तन वो सब पास में, क्योंकि जाते हैं जब तो औसतन 1000-1200 रुपया डेली का केवल नाइट रूम का खर्चा पड़ता है।
होटल में सस्ते से सस्ते होटल में रुकते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी मजबूरी हो जाती है कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये भी देना पड़ता है। तो इसलिए ये पूरी एक प्लानिंग बना के चलना है अब की बार। तो उसके लिए मैं राइडर साथियों से पहले राय लेने वाला हूँ। हालांकि मैं काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें जाता कुछ नहीं है। तो साथियों के अनुभवों का बेनिफिट उठाया जाए और उसके बाद निकला जाए। तो अभी ऑल इंडिया राइड में समय पड़ा है, तो कम से कम मुझे 3-4 महीने जो है अब लगेंगे। उसके बाद मैं उस राइड के लिए निकलूँगा। उससे पहले छोटी मोटी राइड, एक लॉन्ग राइड पहले हो जाएगी, तो तैयारियां भी चलती रहेगी। तो इसलिए आज मेरा उद्देश्य जो है वो भाई के पास जाने का है, और उनको मैंने पहले फ़ोन कर दिया था कि मैं आज पहुंचने वाला हूं, तो मुझे मिलना। और वो भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये कहा कि आप ज़रूर मुझे मिल के जाना। आज कुछ मोटिवेशन भाई से लेके आएंगे। फिर एक और राइडर है जो कि उन्होंने ऑल इंडिया नहीं किया, लेकिन मेरी तरह छुट बीच बीच में लगभग इंडिया 70% कर लिया है। मैंने भी 70-75% इंडिया पूरा कर लिया है, लेकिन अलग अलग किस्तों में, एक साथ नहीं किया। तो उन भाई से भी एक दिन मिलने जाएंगे। तो काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद और फिर सारा साजो सामान तैयार करने के बाद फिर निकलेंगे। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या सुझाव है, और आप लोगों के पास भी कोई देखता हो, जानता हो, तो ज़रूर सुझाव दें, ताकि अपने आने वाले राइडों में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ सकें। आप लोग भी मेरी हेल्प करो कि आगे मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो शेयर करें और लाइक करें और पूरा देखें मेरे वीडियो को। जो कमी लगे वो कमेंट्स करके बताएं, तो इससे मेरी बहुत हेल्प होगी और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं इसी तरह आगे इस ओर बढ़ता रहूँगा। अभी भी मुझे कुछ लोग जैसे इस स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो मेरी एज के लोग या मेरे से छोटे भी कुछ ये कहते हैं कि नहीं, अब बाइक पे मत घूमा करो, आप कार ले लो और कार पे घूमो, उसमें ज़्यादा सेफ्टी होती है। तो उन भाइयों को शायद पता नहीं, जो बाइक पर एंजॉयमेंट है, जो बाइक के राइड से जो जीवन मिलता है, वो कार से नहीं मिलता। कार बार भी ले लेंगे, लेकिन वो केवल फैमिली यूज के लिए। बाइक्स अपने पास है, बाइक चलाने में रुचि है, राइड करने में मज़ा आता है, और जब बाइक पे बैठते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वास्तव में जीवन चल पड़ा है। और कार नुमा चीज़ें, बंद डब्बा है, उसमें जैसे बंद जिंदगी पड़ी रहती है वैसे पड़े रहते हैं। तो बाइक जो राइड का शौक रखते हैं और जो राइड पे जाते हैं, उनको पता है कि ये कितना मूल्यवान चीज़ है, कि आप हमेशा अलर्ट मोड में रहते हो और जहाँ मन करता है आपको सिर्फ इग्निशन ऑफ करना है और स्टैंड लगाना है और उतर के आप वीडियो बनाओ, फोटो शूट करो। जहाँ आपको अच्छे सुंदर सीन दृश्य दिखाई देते हैं वहाँ रुको, वहाँ ठंडी हवा लो, गर्म हवा लो, बर्फ में जाओ। तो कार में बैठे बैठे ऐसा आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप भी, जो लोग अभी जिंदगी को जीना शुरू नहीं किया है, वो भी करो और हमारा भी साथ दो। हम तो खैर अकेले चलने वाले हैं, क्योंकि सोलो हमेशा चलने का प्रयास करते हैं। जो आनंद, जो एंजॉय कर पाते हैं अकेले, अपने मन के अनुसार चल पाते हैं, तो वो हम ग्रुप में नहीं कर सकते। मैं ग्रुप में भी चला हूँ, 2-3 साथी इकट्ठे भी गए हैं, लेकिन जो आप अपने मन की कर सकते हो तो वो केवल अकेले चल के कर सकते हो। तो इसलिए
मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ कि अकेले राइड करूँ और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। फिर भी किसी के मन में ये जागृति हो जाए और कभी मिल जाए जाने के लिए तो मना नहीं है। ये देखो, ये क्रूजर में भरी हुई है सवारियां और बंद डब्बे में जा रहे हैं। अब आप सोचो इनको क्या ही आनंद आता होगा। तो ये बस फटाफट जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने का कर रहे होंगे कि कब पहुँचे। तो लंबा आदमी तो ऐसी छोटी गाड़ियों में सिर झुका के बैठना पड़ता है, और यहाँ सीना तान के बैठा है यार तुम्हारा। तो दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अब मिलते हैं आगे दोस्त के पास और वहाँ करते हैं बातचीत। इधरों आए होगे, मैं स्टेडियम चला गया। अच्छा अच्छा, मैं उधरों आऊंगे। नहीं मैं तो इधरों भी आया करके घूम के आया। इधर भी हाँ, आएंगे। इस साइड तो आया सीधा। अच्छा अगे मैं निकल गया थी पहले बस अड्डे वाले, अच्छा फिर उधर भी मैं चला इन आ जाना। अच्छा। वो रोड सीधी है ना, रोड का कोई हाँ हाँ मैं तो उधरों ही आਣगे। और सुनाओ की हाल आनंद है थोड़े सुनाओ। बस बढ़िया। ये लंबा भी हो जाता होना है ना। ये वो हैगी स्टिक ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ वो लंबा हो जाता। अच्छा, ये अपना घर। हाँ आ जाओ। वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि आज मैं एक विशेष दोस्त से साथी से मिलने जा रहा हूं, जो कि राइडर हैं और अनुभवी राइडर हैं। तो मैं उनके पास पहुंच चुका हूं और उनसे, क्योंकि जो अनुभव होता है उस अनुभव का फ़ायदा उठाना है अपने को। तो नेक्स्ट मेरी जो राइड है, ऑल इंडिया राइड एक साथ होने वाली है, और उसके बारे में, कैंपिंग के बारे में तो काफ़ी साथी अनुभव रखते हैं। तो वो आज हमारे सामने यहाँ मौजूद हैं। तो जिनका, हालांकि वो अपने परिचय का मोहताज नहीं है, अनूपगढ़ के अंदर और आसपास के इलाके में इनको बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। पूर्व में भी ये जिस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, तो इनके जुबानी सुनेंगे। तो इनका नाम है मलकीत सिंह जी चहल, जो कि ऑल इंडिया राइड पूर्व में भी कर चुके हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। हमारी लगभग बातचीत होती रहती है इनसे, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये समझा कि बहुत ज़रूरी है कि मैं एक बार उनसे रूबरू होकर के आऊँ। मेरे से पहले भी ये मेरे घर पे मिल चुके हैं जब ये राइड पे जा रहे थे उत्तरी भारत में। तो आज स्पेशली मैं इनके पास पहुंचा हूँ। तो काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ बैठे, सुख दुख की है और राइड की है, परिवार की हैं। तो अब विशेष तौर पे इनसे अपने बात करते हैं कि इनका जो कब से शुरुआत हुई, कैसा इन्होंने क्यों ये चुनाव क्षेत्र और इस क्षेत्र में आगे क्या करने जा रहे हैं, और इनका आगे दूसरे राइडर्स के लिए क्या सुझाव है। मलकीत सिंह जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई जी। और जैसे अपनी बात होती है तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा अपने फॉर्मेलिटियाँ और करें। जी जी। तो आप थोड़ा अपना परिचय विस्तृत दें हमारे सब्सक्राइबर्स को, और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ये आपकी शुरुआत ये कब से है और आपका क्या परिचय है विस्तृत। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो स्पेशल आज सूरतगढ़ से मिलने के लिए आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम हरकीत सिंह चहल है, मैं इंटरनेशनल बाइक राइडर हूँ और 30 स्टेट की मैं यात्रा कर चुका हूँ इंडिया के, और 2 देशों के, नेपाल और भूटान की मैं यात्रा कर चुका हूँ। लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा हो गई है मेरी। ठीक है। तो भविष्य का जैसे पूछा, तो पहले मैं इंडिया का बॉर्डर राउंड करके आया हूँ। अच्छा। अभी जो अंदर का राउंड है वो मेरा पेंडिंग है अभी, वो 5,000 किलोमीटर का ही है, मात्र ज़्यादा नहीं है। वो करूँगा, जैसे यहाँ से हजूर साहब हो गया, हजूर साहब से कर्नाटका बिदर है, बिदर से हैदराबाद है, हैदराबाद से पटना आएगा, पटना से अयोध्या हो गया, वापसी अनूपगढ़ का है। तो पहले जो आपने ऑल इंडिया किया कब किया। पहले मैंने ये 4 चरणों में किया है ऑल इंडिया। पहले, सबसे पहले मैं पंजाब का 29/11/2023 को मैंने शुरुआत की थी जी जी। इंडिया टूर की। तो पहले मैं 1 महीने का पंजाब का करके आया था। उसके बाद फिर मैंने मई को मैं गया था, लगभग 15 मई को गया था, 1 महीने का फिर मैं लेह लद्दाख का करके आया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं 16/9 को गया था, 16/9/2024 को। तो उसके तब मैं आगे गया, जो बाकी बचा हुआ था वो सारा करके आया था। लगभग 3 महीने, 3 सवा 3 महीने लगा के आया था मैं। लगभग मेरा 25
1000 किलोमीटर हुआ था तब। ठीक है। जैसे लगभग 3 चरणों में हो गया ये। उसके अलावा भी मैंने छोटे-छोटे टूर किए हैं कोई 3-4 किए, लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे टूर की तो मेरा 3 चरणों में हुआ है, 5 महीनों में कंप्लीट हुआ ठीक है। है। तो आपका ये बहुत बढ़िया, एक मैंने देखा है कि आप अपना पूरा जो सामान होता है, चारपाई है, टेंट का है, और वो रखते हैं, और वही अनुभव लेने के लिए मैं पहुंचा हूँ। जी, जी। हालांकि हमने 2-3 जनों के ग्रुप में कैंपिंग की है, जी, जी। तो अकेले को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उससे कैसे आप जो है निपटते हो? देखो कठिनाइयाँ तो खैर आती हैं, लेकिन जो है अपने को एक मजबूत हृदय रखना चाहिए अगर ऐसा काम करते हैं तो। कठिनाइयाँ तो देखो बिल्कुल, जब हम अकेले राइड पे जाते हैं तो मौत है जो 24 घंटे मंडराती रहती है। क्योंकि आपने तो राइड की है, जब हम पहाड़ों में जाएंगे तो तब वहाँ पे कभी भी पत्थर आते हैं, रोड पे भी आते हैं, बारिश आती है तो पानी के साथ पत्थर आते हैं पहाड़ों में। अगर जंगलों में जाओगे तो वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर है, कभी भी आ सकता है। तो उसके अलावा अपने रोज नए इलाके में जाते हैं, अनजान एरिया होता है, तो कोई शरारती तत्व है, कोई नशेड़ी है, कोई लुटेरा है, कोई भी मिल सकता है। उसके लिए थोड़ा सा दिल को मजबूत तो रखना पड़ता है। तो छोटी मोटी कठिनाइयां को तो सहन करना पड़ता है, और बड़ी मेरे सामने कोई भी नहीं आई। और ज्यादातर जो मैं रात को राइड नहीं करता कभी, सुबह उजाला होते ही निकल जाता हूँ, और शाम को मैं 4 बजे से पहले पहले ठिकाना ढूंढ लेता हूँ रुकने का। क्योंकि बाहर के एरिया में गए हैं तो टाइम से मिल जाए तो ठीक रहता है, चिंता नहीं रहती। और कभी भी मैंने रात को राइड नहीं की, अंधेरे में राइड नहीं की कभी भी, क्योंकि हमारा लोकल के है, हम लोकल एरिया में तो रात को घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर एरिया में नहीं घूमना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए आप सेफली अपनी राइड पूरी कर पाए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मेरे सामने 1-2 बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। जी, जी। कुछ अपनी गलती मान लो या कुछ अनुभव नहीं था, जी, जी। लेकिन उसको अपने कॉन्फिडेंस से मैंने भी उसको जो है वो अपने आप को बचा लिया। तो आगे के लिए इस चीज़ का मुझे भी ध्यान रखना चाहिए और सभी राइडर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए मैं अगर अकेला कोई राइड करता है, कोई भी साथी राइड करता है, क्योंकि आजकल बहुत साथी राइड कर रहे हैं, उनको मैं ये एक ही सुझाव देना चाहूँगा, अगर आप घर से बाहर निकले हैं ना, तो राइड करते वक्त फकीर बन के रहो, राजा बन के मत रहो। घर से आप चाहे जैसे भी है, अच्छी बात है, कोई सक्षम है तो होना भी चाहिए, और जो सक्षम होता है वही राइड करता है। तो लेकिन बाहर हो तो फकीर बन के रहो, एक तो उससे आपका खर्चा कम लगेगा, क्योंकि अपने को लंबा चलना है, अपना लंबा सफर है। अभी मैं 35,000 किलोमीटर का कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरा सफर बहुत बाकी है। अभी तो थोड़ी मेरे दिक्कत आ रही है, थकान हो रही है, अभी तो मेरा लगातार चलना था। तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरा रूट चार्ट तैयार पड़ा है, बहुत लंबा सफर करना है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। अभी तो मोटा मोटा एक रास्ता ही देख के आए हैं, एक राजधानी को हाथ लगा के आए हैं, उसको और विस्तार से उसको करना है। तो लंबा सफर है, तो अपने बजट को थोड़ा लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। और बाहर हम लोग आनंद लेने के लिए जाते हैं, नया कोई ऐश करने के लिए। तो इसलिए फकीर बन के रहो, कम से कम खर्चा करो। तो मेरा तो स्थान था, मैंने तो कसम खाई थी कि एक तो मैं रूम किराए पे नहीं लेता कभी भी। हाँ, ये सबसे बड़ा एक जो चीपेस्ट आप अपना टूर कर सकते हैं। हाँ, कभी भी मैंने मतलब मैं ठान के गया था, चाहे मैं मर जाऊं ठंड से, कुछ भी हो जाएगा, रूम किराए पे लूंगा। और अब तो मेरे को क्योंकि मेरे पास सारा सामान रहता है, आपको पता ही है, कैंपिंग पैसे पूरा रखता हूँ मैं, पूरा रूम बन जाता है। मेरे को बहुत से होटल वाले कहते हैं, भाई साहब आप रूम में रुक जाओ, ये टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपसे किराया नहीं लेंगे। तो मेरे को फ्री रूम देते, मैं तो भी नहीं लेता, क्योंकि उनका अपने एहसान क्यों ले। तो अपने पास सामान है, अपने बोझ उठाते हैं, उनका तो क्यों किसी का एहसान ले। मेरे को फ्री में रूम मिले तो भी मैं लेता। तो ये कोई राइडर भाई, उनको भी मैं सुझाव देना चाहूंगा, आपने पूछा तो, ये तो रूम किराए पे मत लो कभी। सही सही। दूसरा, मैं 120 से ऊपर का खाना नहीं खाता कभी, कभी भी। तो किसी अपने रेस्टोरेंट में मत जाओ, साधारण जो ढाबे होते हैं, हाईवे पे ढाबे होते हैं, जहाँ पे हमारे ट्रक वाले भाई रुकते हैं, ड्राइवर रुकते हैं, जो वहां पे रुकना चाहिए। सिटी से लगभग बाहर 50 किलोमीटर बाहर में। अगर सिटी के नजदीक रुकोगे तो वहां पे आपको महंगा मिलेगा, और मतलब साफ सुथरा भी नहीं मिलेगा। और नहीं, बाहर वाकई सस्ता भी मिलता है और बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं वाले अच्छा खाना। क्योंकि ट्रकों वाले या कोई घूमने वाले जाते हैं तो वहाँ रुकते हैं तो उनको खाना बढ़िया मिलता है। बिल्कुल। तो वहाँ एक और होता है, तो बढ़िया वो उनका मेल मिलाप अच्छा रहता है, क्योंकि उनके पास इतने ग्राहक नहीं होते, तो मेल मिलाप बढ़िया प्रेम प्यार से परोसते हैं, वो घर जैसा खाना बनाते हैं, बढ़िया साफ सुथरा स्वादिष्ट बनाते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं।
हाँ। हाँ और दूसरा क्या है कि वहाँ पे आपका 120 रुपए लगेंगे, रात को आप वहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो। सही है। वो तो चारपाई भी दे देते हैं, रूम भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका नहाना धोना भी वहाँ हो जाएगा, कोई मोबाइल चार्जिंग या बैटरी चार्जिंग है वो हो जाएगा, टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। तो मात्र 120 रुपए में आपका नाइट स्टे हो जाएगा। और मेरे से तो बहुत से मतलब मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा होटल वाले ढाबे वाले भाइयों को। बहुत से तो मेरे से लिए ही नहीं बहुत तो यार आप तो राइडर हो और देश के लिए घूम रहे हो, आप व्यक्तिगत काम के लिए तो घूम नहीं रहे। बहुत से लोगों ने मेरे से तो 120 रुपये भी नहीं लिए। और कोई राइडर भाई तो मैं उनको ये सुझाव देना चाहूंगा कि वो ढाबे पे रुके, रेस्टोरेंट पे नहीं। हाई फाई और जा रखा हूँ उधर से मैं चला गया ना, मैं उनसे पूछता हूँ खाने का क्या रेट है। जहाँ पे वो मेन्यू रख देते हैं सामने, वहां से मैं वापिस आया तो देखता ही नहीं हूँ। जहाँ पे जो मेन्यू वाला ढाबा है ना, वहाँ पे महंगा मिलेगा आपको। हाँ, जो सीधा बताता है कि भाई साहब 120 रुपए थाली है, वहाँ खाता हूँ मैं। कई बार गलती से घुस गया, मैं वहां से वापिस आ जाता हूँ। अच्छा, अपन ये बात करें तो आपने ये क्षेत्र, क्योंकि जन चेतना आपने यहाँ भी, और हम देख रहे हैं साथियों ये सामने जितने भी इनकी उपलब्धियां लगी हुई है, जहाँ जहाँ इन्होंने सेवा की है जी जी और उन्होंने सम्मान प्रतीक के रूप में इनको सम्मानित किया है, जी तो निश्चित है कि आपने समाज के लिए काफी कुछ किया है। जी जी और जैसे आपने बताया था कि पत्रकारिता भी आप कर चुके हैं, जी जी। तो अभी आपका जो कि जो उद्देश्य है राइडिंग का, तो इसमें आप किस चीज़ की पूर्ति करना चाहते हैं ताकि आपका परिवार, समाज और घर और आपकी सेहत, इस चीज़ को क्या उद्देश्य आपने रखा बिना मेरे जीवन की बात करूं तो मैंने जीवन में सब रंग देखे हैं, है? सभी। और परमात्मा का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सब रंग मेरे को देखने को मिल गई, सब दुनिया देख ली। क्योंकि ये जीवन जो है दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा नहीं और मैं अब कम समय में ज्यादा कुछ करना चाहता हूँ। पहले तो सही। इतनी समझ भी नहीं थी, और अब तो चलो समझ आई है और इंडिया घूमे हैं, तो मैं जो बाकी का जो समय है वो ज्यादा सेवा में बिताना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बचपन में किसानी भी की है, पिताजी खेती करते थे। उसके बाद मैंने नई मुनीमी काम किया है, मैंने होमगार्ड में 2 साल नौकरी की है, मैंने चारे की टाल की है, मैंने कपड़े की दुकान की है। उसके बाद मैंने पत्रकारिता की है 11 साल तक। उसके बाद अभी मैं 2 साल से राइटिंग कर रहा हूँ और लगभग जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई है। सब अभी रंग तो देख लिए। हाँ, तो अभी तो मैं क्या बस ये जन चेतना, मेरे चैनल का नाम है जन चेतना का मतलब पब्लिक अवेयरनेस, मतलब पब्लिक को जागरूक करना, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा चैनल है। तो मैं हर एक चीज के लिए जागरूक करता हूँ। और मैंने सिख इतिहास पे 140 एपिसोड लिखे हैं। ठीक है। और अभी मैं जो रिसर्च करके जो है सनातन का और इंडिया का इतिहास लिख रहा हूँ, ताकि वो बच्चों को काम आए। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे चैनल से जो है ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। और बच्चों को शिक्षित करना या संस्कार देना वो बेहद जरूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि वो सब रिपोर्ट बताता है कि इतने साल के सब मेरे साथ बच्चे और युवा जुड़े हुए हैं। और जो जन चेतना से जुड़ जाएगा वो मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, इतनी मुझे उम्मीद है उन युवाओं से। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जन चेतना का मतलब भी साथियों यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना। तो ये इस माध्यम से या इतिहास लिख करके ये फैला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हालांकि इनके काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं, इनको जानते भी हैं, फिर भी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को आप ज़रूर वॉच करें और लाइक करें। सब्सक्राइबर जो पुराना नया कोई बंदा है तो सब्सक्राइब करें, और ताकि और भी उत्साह मिले। जन चेतना इंडिया टूर के नाम से मेरा चैनल है, जन चेतना इंडिया टूर www.janchetna.in के नाम से हमारी वेबसाइट है। ठीक ठीक है। तो उस पे कोई भी हाँ, आपका दर्शक है तो वो तो आप जुड़ो। और ये क्योंकि मैं भी इसी तरह ये चीज़ें देख करके और समाज के अंदर कुछ अच्छी चीज़ लेकर के आए। अभी तक तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि मुझे खुद सीखने की ज़रूरत है। तो मैं निकला हूँ कि मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि कोई टारगेट क्या चीज़ लेके चलूँ। कुछ लोग चलते हैं कि ट्रैफिक नियम्स को लेकर के भी अपने अवेयरनेस, कोई हेलमेट को लेकर के, कोई पेड़ बचाओ इस नाम से लेकर के चलते हैं। तो थोड़ा एक बार दुनिया को देख लें, उसके बाद ये जो लगेगा तो उस हिसाब से चलेंगे। तो आज इनसे मुलाकात हुई और बिल्कुल। साथियों एक को मैं जो ट्रैफिक की बात की आपने उसके बारे में थोड़ा सा आपके दर्शकों को निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे, मैं इंडिया टूर करके आया हूँ तो ज्यादातर लोगों का मेरे से ये सवाल रहता है मतलब कि आपको पुलिस ने नहीं रोका गया। तो मैं उन दर्शकों से बताऊंगा पुलिस हमें रोकने के लिए खड़ी होती है, हमारे सहयोग के लिए खड़ी होती है। पुलिस तब रोकेगी जब हम कोई गलती करेंगे या कोई हमारे तो कोई भी राइडर है या आम वाहन चालक है, मैं उसे ये अपील करूँ कोई बाइक चलाता है तो वो हेलमेट जरूर लगाए। हेलमेट
और जो हमारे राइडर साथी हैं वो तो सेफ्टी किट भी पहनते हैं, लेकिन आम अगर वाहन चालक है, बाइक चालक है, तो वो एक तो हेलमेट जरूर लगाए। दूसरा वो क्या है कि अपने कागज जरूर साथ में रखे। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट। देखो मैं हमेशा ये साथ में रखता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं 5-5 आइडिया साथ में रखता हूँ, हालांकि हाँ, किसी ने पूछा नहीं है मेरे को, चेहरे से मैं ध्यान लेता, लेकिन फिर भी है। ये देखो मेरा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरी आरसी है, ये मैं हमेशा साथ रखता हूँ 24 घंटे। ये पर्स है, मैं यहाँ पे कमर पे बांधता हूँ, सब मेरे डॉक्यूमेंट 24 घंटे साथ रखता हूँ। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर आईडी है, हाँ, और ये मेरा जन आधार है, तो ये मेरा जो पत्रकारिता का कार्ड है। तो ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। नहीं, डॉक्यूमेंट जरूर साथ में रखें। इसलिए निश्चिंत होकर आदमी चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पुलिस वालों से इसलिए डर लगता है, कहीं ना कहीं अपने में कमी हो। कमी तो ही डरेगा ना। अब जब पहली बात तो मुझे कहीं पुलिस ने रोका नहीं आगे, अगर वो रोक भी लेगा तो मुझसे क्या लेगा, वो डॉक्यूमेंट ही तो मांगेगा ना। डॉक्यूमेंट मांग ले, वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट उनको दिखा दो ना तुरंत। मेरे से एक मांगता है, मैं 5 डॉक्यूमेंट देता हूँ, तो तसल्ली हो जाती है। तो अपने चोर चोर के भाई डरने की कहाँ जरूरत है ना। तो ट्रैफिक नियमों तो को ये पालना बढ़िया, करो। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आजकल तो वैसे भी वो डिटेक्टर लगा रखे हैं उन्होंने, तो बिल्कुल, आप, बिल्कुल। और मैंने तो आज ही अखबार में पढ़ा है कि वो बता रहे हैं जयपुर के पास जी, जी। यदि आप गलत लेन में भी चलते हो ना, तो भी वहां पे चलान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इसलिए से हाईवे ऐसे हैं, मैं राइडर्स वाइज के लिए आपने बढ़िया बताया। ये राइडर वाइज निवेदन कर रहा हूँ, बहुत से हाईवे ऐसे बन गए जहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है, एक्सप्रेस वे। हाँ, वहाँ थोड़ा सावधानी से चले, देख के चले, पूछ के चले, क्योंकि वहाँ पे चालान भी काफी है, 3000 रुपए 3500 के लगभग चालान है। बहुत से हाईवे बन गए इस तरह के, एक्सप्रेस वे बोलते हैं उनको। और एक जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उस पे बाइक अलाउ है, लेकिन उस पे टोल लगता है। चलो टोल तो लगता है तो अपने भर देंगे, बहुत से अलाउ नहीं है, वहाँ पे चालान है जो भारी भरकम है, तो उससे थोड़ा सा बाकी बाइकर्स को पता क्या होता है कि जैसे आप एक्सप्रेस वे पे चढ़ तो जाते हो, लेकिन 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक आपको कोई आदमी कोई पंचर हो गया तो उसको क्या करोगे। तो मैं गया हूँ 2-3 बार, तो इसलिए एक्सप्रेस वे पे तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ, दूसरे हाईवे उस पे चलो, एक्सप्रेस वे पे मत चलो। वहाँ पे कोई चाय का ढाबा नहीं मिलेगा, कोई आदमी नहीं मिलेगा, कोई राइडिंग कर रहा है तो कोई 4 आदमी से बात तो करेगा ही ना। वो कुछ मिला ही तो उसका फायदा नहीं है, आपने किलोमीटर थोड़ी ना नापने। हाँ, तो यही है कि एक राइडर के रूप में और स्पेशल एक फ्रेंडशिप हमारी जो हुई है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी राइडर्स जो मेरे इलाके के हैं या दूर के, हमसे संपर्क में रहूं, ताकि हमें नई नई चीज़ें देखने को मिले, तो इसके तहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मिलने से जो है जानकारी बढ़ती है आगे आगे ना। बिल्कुल जैसे फोन पे बातचीत होती रहती है, बहुत से अपने सुझाव एक दूसरे से लेते रहते हैं, तो आज आप आए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। शुक्रिया। तो अभी हम देखो गच्चक और मूंगफली खाते हैं, हमारी हाई पड़ी है, और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।